बैठ गए? हो गया है जी? अरे बोलिएगा ना, हो गया है तो। चलिए, क्लास लाइव हो गया है, यहाँ पे कमेंट दे दीजिएगा। क्लास आकर के लगा दिया कीजिए, ठीक है? इधर उधर टहलने मत लगिए। आ जाइए, देखते हैं। देखिए वहां पर बैठ करके, वो कैसे ऑन कीजिएगा? तो अथी होगा ना जी। चलिए, पिछले क्लास में जो बताया गया है, सबसे पहले हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं और जो है फिर आगे बढ़ जाएंगे। और पिछले क्लास में जितना बताए थे उतना लिखाए नहीं है, ठीक है? तो उन चीजों को जो है आगे लिखाना है, समझ गए? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किस आधार पर होता है? कौन आधार पर? जन्म के आधार। उत्तर वैदिक काल में वर्णों की कितनी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कितने प्रकार के विवाह? 8 ना? आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह। किस प्रकार का विवाह होता था? आर्य विवाह। क्या? आर्य विवाह क्या था? जब वर वधु के पिता को दो जोड़ी बैल देकर विवाह करता था। प्रजापत्य विवाह, वर वधु के पिता से हाथ मांगकर विवाह करता था। असुर विवाह, जब वर वधु के पिता को पैसा देकर वधु को खरीद कर उससे विवाह करता था। दशरथ और कैकेयी का विवाह आसुर विवाह के उदाहरण। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह किस विवाह के उदाहरण? गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह के उदाहरण है। असुर विवाह, द्विज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैदिक काल में मुख्य तौर पर किस जाति के लोग कर दिया करते थे? वैश्य जाति। कौन से जाति? वैश्य जाति। जनपद का अर्थ क्या होता है? जन के रहने का स्थान। जन के रहने का स्थान। जनपद की शताब्दी ईस्वी पूर्व में, महाजनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। उत्तर वैदिक काल को किस युग से जोड़कर देखा जाता? लौह प्रौद्योगिकी युग। लौह प्रौद्योगिकी युग। उत्तर वैदिक आर्य कहां तक फैले? गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब। गोत्र नामक संस्था का उदय किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक शुरुआती दौर में गोत्र का अर्थ क्या होता था? वैसा स्थान जहां एक कुल के समस्त गौधन जमा होते थे। ऋग्वेदिक आर्य मूलतः किस क्षेत्र में रहते थे? सप्त सैंधव। सप्त सैंधव। उत्तर वैदिक काल में क्या महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र थी? नहीं थी। शूद्र को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं न था। शूद्र द्विज में आता था? नहीं आता था। चलिए आ जाइए। सामाजिक व्यवस्था जो है समझा दिए थे, हमको लगता है लिखा भी दिए थे। राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ठीक है?
तो अब नीचे से आप हेडिंग मारिए राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन। राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन। और एक बार फिर से हम आपसे पूछते हैं, देखिए राजनीतिक जीवन में हमको क्या देखना होता है? शासन है ना। चलिए अब आप लोग के मुंह से आवाज आने लगा है, मतलब आप अब समझ रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, धार्मिक व्यवस्था क्या है। अब लगता है कि अब ठीक ठाक स्थिति में आ जाइएगा कुछ दिन में। चलिए, आपको अगर उत्तर वैदिक काल में देखे तो उत्तर वैदिक काल में अब कबीलाई समाज का प्रचलन नहीं रह गया था, बल्कि बहुत सारे कबीले एक साथ रहने लगे थे, बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे थे। और जब बहुत सारे लोग एक साथ एक विशेष क्षेत्र में रहने लगे, जब बहुत सारे लोग एक साथ एक विशेष क्षेत्र में रहने लगे, तो इससे जनपद का उदय हुआ और जनपद ही बाद में जाकर महाजनपद बना। तो जो जनपद और महाजनपद आपको देखने को मिलता है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? क्लास शुरू हुआ? नीचे में शुरू हो गया, ठीक। चलिए, तो आप इस बात को समझिएगा, इसको पूरा ट्रेनिंग नहीं दिए हैं जी प्रॉपर, वाह महाराज, ठीक है, इसको पूरा ट्रेनिंग दे दीजिए। बोले थे 2-3 दिन ट्रेनिंग दे दीजिए, उतना 1 दिन में हो जाएगा, समझे? पूरा ट्रेनिंग नहीं दिया आपको, नहीं हो? अच्छा, धीरे धीरे मिल जाएगा, चिंता नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको। हाँ हाँ, एगो बात बोल देते हैं, स्टूडेंट सबसे मुंह नहीं लगाना है, इससे बातों नहीं करना है ना, सिर्फ काम से मतलब, ठीक है? किसी से दोस्ती नहीं बढ़ाना है, और नहीं तो वही दोस्ती जो है बाद में दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए किसी से सिर्फ काम से मतलब, स्टूडेंट से कोई बात नहीं, हमसे बात, और जो मैनेजमेंट है उससे बात, स्टूडेंट से कोई बात नहीं, समझ गए? आज के डेट में यही सब दोस्त बनाएगा, कल के डेट में यही सब कुटियो देगा, इसलिए उस प्रकार का काम ना है। चलिए सुनिएगा, तो राजनीतिक व्यवस्था में शासन प्रशासन देखना होता है। और आपने ऋग्वेदिक कालीन जब राजनीतिक व्यवस्था को देखा, तो वहां पर हमने आपको यह बात बताया कि ऋग्वेदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ चुकी थी। वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते यह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली काफी सशक्त हो गई थी। और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वंशानुगत रूप धारण कर लिया था। वंशानुगत रूप धारण कर लिया मतलब राजा होंगे, राजा के उत्तराधिकारी उसके पुत्र होंगे, उन्हीं के वंश के कोई लोग जो है आगे चल करके राजा होंगे, उन्हीं के वंश के लोग जो है आगे चल करके राजा होंगे। इसी को वंशानुगत शासन प्रणाली कहा जाता है। तो जहां उत्तर वैदिक काल में जहां ऋग्वेदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ी, वहीं उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली काफी सशक्त हो गई, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली काफी शक्तिशाली हो गई। और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत शासन होने लगे थे, वंशानुगत शासन होने लगे थे, वंशानुगत शासन। और इस समय अब क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया था, क्षेत्रीय राज्य का, समझ गए, क्षेत्रीय राज्य का उदय हो गया था, अलग अलग क्षेत्रीय राज्य। अब कबीलाई व्यवस्था का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया था, बल्कि राज्यों का उदय होने लगा था। तो अब धीरे धीरे जो है राज्यों का विकास होने लगा, धीरे धीरे राज्यों का विकास होने लगा। और राजा राज्य में अब शासन करने लगे। अब राजा सिर्फ अपने कबीले तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजा अब एक राज्य के राजा हो गए, बल्कि राजा जो है एक राज्य के राजा हो गए। और
ऋग्वेदिक काल में आप याद कीजिए, राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए सभा, समिति, विदत जैसी संस्था हुआ करती थी, विदत जैसी संस्था हुआ करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा नामक, समिति नामक, विदत नामक संगठन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। सभा, समिति, विदत नामक संगठन का जो है कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। इन संगठनों को अगर हम देखें तो इन संगठनों का कोई महत्व नहीं रह गया था। अब राजा को सलाह देने के लिए बड़े बड़े अधिकारी होने लगे थे, और राजा को सलाह देने के लिए जो बड़े बड़े अधिकारी होने लगे थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। राजा को सलाह देने के लिए जो बड़े पदाधिकारी, बड़े अधिकारी हुआ करते थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी। क्या कहा जाता था? रत्नी। उन्हें रत्नी कहा जाता था, और उनकी संख्या 12 हुआ करती थी। राजा सहित रत्नी की संख्या जो है कितना? 12 हुआ करती थी। राजा सहित रत्नी की संख्या कितना? 12। समझिएगा, 12 हुआ करती थी। क्लियर है? इसके बाद अगर उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को हम देखें तो उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है आपको देवीय राजत्व के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। देवीय राजत्व के सिद्धांत की चर्चा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलती है। देवीय राजत्व का सिद्धांत, देवीय राजत्व का सिद्धांत उस सिद्धांत को कहा जाता है जिस सिद्धांत के तहत जो है राजा अपने आप को देवी देवता से जोड़ता है, और राजा अपने आप को देवी देवता से जोड़कर जो है लोगों को दिखाता है कि हम जो है ईश्वर के दूत है, ईश्वर के मैसेज को हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। और जब तक कोई राजा ये सब बात नहीं बोलेगा तो प्रजा उसकी बात क्यों मानेगा? कोई उसकी बात क्यों मानेगा? कोई जो है उसकी बात नहीं मानना, कोई उसका बात जो है नहीं मानेगा। समझ गए? तो ये चीज है। अब नीचे से आप हेडिंग मारिए, राजनीतिक जीवन आपने हेडिंग मार लिया है। ठीक है, लिखिएगा डैश दे करके। पहली बार उत्तर वैदिक काल में, पहली बार उत्तर वैदिक काल में, यहां पे कमेंट सही कर दीजिएगा। पहली बार उत्तर वैदिक काल में, अरे मैसेज नहीं छोड़ा है जी टेलीग्राम पे, ठीक है छोड़ दिए। पहली बार उत्तर वैदिक काल में, लिखिए, पहली बार उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। पहली बार उत्तर वैदिक काल में हे भगवान प्रसून कुमार, उपनयन संस्कार का अर्थ श्राद्ध संस्कार नहीं होता है। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है जनेऊ, जनेऊ, जनेऊ धारण करना, जनेऊ धारण करना। लिखिए लिखिए भाई, क्या बताया जाए। लिखिए, हाँ क्या लिखा रहे थे? पहली बार उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। क्षेत्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य प्रदेश या देश का सूचक, क्षेत्रीय राज्य प्रदेश या देश का सूचक हुआ करता था। अब राजा, अब राजा, अब राजा किसी खास कबीले के, अब राजा किसी खास कबीले के राजा नहीं रह गए थे। किसी खास कबीले के राजा नहीं रह गए थे। किसी खास कबीले के राजा नहीं रह गए थे, बल्कि 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 राजा अब एक खास क्षेत्र का शासन
देखना शुरू कर दिया। राजा राजा किसी खास क्षेत्र की जगह राज्य लिख दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। बल्कि राजा अब राजा किसी खास कबीले के राजा नहीं रह गए, बल्कि संपूर्ण राज्य के राजा, 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 संपूर्ण राज्य के राजा हो गए। इस समय ही इस समय ही इस समय ही इस समय ही शासन प्रणाली इस समय ही शासन प्रणाली वंशानुगत इस समय ही शासन प्रणाली वंशानुगत हो गई थी। इस समय ही शासन प्रणाली वंशानुगत हो गई थी, वंशानुगत हो गई थी। इस समय सभा और समिति जैसी इस समय सभा और समिति जैसी राजनीतिक संगठन इस समय सभा और समिति जैसी राजनीतिक संगठन का अस्तित्व नहीं रह गया था, का अस्तित्व नहीं रह गया था। अब राजा को सलाह देने के लिए बड़े अधिकारी हुआ करते थे। अब राजा को सलाह देने के लिए बड़े अधिकारी हुआ करते थे। अब राजा को सलाह देने के लिए बड़े अधिकारी हुआ करते थे। अब राजा को सलाह देने के लिए बड़े अधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें रत्नी अब राजा को सलाह देने के लिए बड़े अधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता जिन्हें रत्नी कहा जाता था जिन्हें रत्नी कहा जाता था जिन्हें रत्नी कहा जाता था। राजा सहित रत्नियों की संख्या राजा सहित रत्नियों की संख्या राजा सहित रत्नियों की संख्या 12 हुआ करती थी। राजा सहित रत्नियों की संख्या 12 हुआ करती थी। अब नोट देकर के लिखिएगा, NOTE नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा। उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं ना जी, देख रहे हैं ना, चल रहा है ना? हाँ, तो हम पढ़ा रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। एक लड़का लिख रहा है बफरिंग नहीं मार रहा है, इंटरनेट ठीक है ना? ठीक है, ग्रीन सिग्नल है ना? हाँ। उत्तर वैदिक काल में देवीय राजत्व उत्तर वैदिक काल में देवीय राजत्व उत्तर वैदिक काल में देवीय राजत्व उत्तर वैदिक काल में देवीय राजत्व
चलिए लक्ष्मी चौधरी जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। चलिए लिखिए, उत्तर वैदिक काल में देवीय राजत्व के सिद्धांत का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में देवीय राजत्व के सिद्धांत का उदय हुआ। इसकी चर्चा सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, इसकी चर्चा सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, इसकी चर्चा सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, इसकी चर्चा सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। चलिए फुल स्टॉप। अब आगे सुनिएगा, हम आपको पिछले सेशन में भी ये बात बताए थे कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का व्यापक स्तर पर प्रचलन हो चला था। क्या पिछले लेक्चर में इस बात की चर्चा नहीं किया था हमने? हाँ, यस और नो तो बोलना है। हाँ, किए थे, बताए थे कि ऋग्वेदिक काल में 2 प्रकार से विवाह, उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार। तो यही तो व्यापक स्तर पर कर्मकांडों का प्रचलन हो चला था। तो अब जो है ऋग्वेदिक काल में राजा के राज्याभिषेक को लेकर कोई यज्ञ सब का आयोजन नहीं होता था। ऋग्वेदिक काल में राजा के राज्याभिषेक को लेकर किसी यज्ञ का आयोजन नहीं होता था, बल्कि साधारण विधि से, साधारण तौर तरीका से राजा का राज्याभिषेक हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक को लेकर यज्ञ का आयोजन किया जाने लगा। जहां ऋग्वेदिक काल में आपको कोई यज्ञ सब की चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, कोई यज्ञ सब की चर्चा या धार्मिक अनुष्ठान की चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी देखने को। लेकिन वही जो है आपको अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में कई सारे यज्ञ के प्रचलन हो चले थे। उत्तर वैदिक काल में कई सारे यज्ञ के प्रचलन हो चले थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो कई सारे यज्ञ के प्रचलन हो चले थे, सबसे पहले तो राजा के राज्याभिषेक को लेकर ही एक यज्ञ होने लगा, और राजा के राज्याभिषेक को लेकर जो यज्ञ होने लगा उसे राजसूय यज्ञ कहा गया। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक करवाने को लेकर जो यज्ञ होता था उसी को जो है राजसूय यज्ञ कहा गया। राजसूय यज्ञ के अलावा और भी कई सारे यज्ञ है। यज्ञ की चर्चा किए हैं? नहीं ना किए? ठीक है। राजसूय यज्ञ के अलावा जो है आपको और भी जो कई सारे यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बाद जो है आपको वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ के बाद जो है आपको सोत्रामणि यज्ञ, सोत्रामणि यज्ञ, सोत्रामणि यज्ञ के बाद अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ के बाद पुरुष मेघ यज्ञ। समझ गए? पुरुष मेघ यज्ञ। मतलब जो है ना, देखिए क्या हो गया था जानते हैं? अब हर चीज के लिए, मतलब अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, बड़ा यज्ञ करवाइए, राजा का राज्याभिषेक होना है, यज्ञ करवाइए, संतान की उत्पत्ति हुई, यज्ञ करवाइए, मुंडन करवाना है, यज्ञ करवाइए, मृत्यु हो गया, यज्ञ करवाइए। मतलब सब चीज में यज्ञ करवाइए, और बिना यज्ञ का कुछ होगा नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि मुंडन होता है तो यज्ञ होता है, छोटा मोटा ही होता है, लेकिन होता है। जिसका जो कैपेसिटी होता है उस अनुसार वो जो है अपना छोटा मोटा यज्ञ करवाता है। फिर अगर किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उसमें भी श्राद्ध क्रम सब होता है ना, वो सब भी तो एक प्रकार का यज्ञ ही होता है। समझ गए? तो मतलब उत्तर वैदिक काल में यही तो कर्मकांड है, यही तो कर्मकांडों का व्यापक स्तर पर प्रचलन हो चला था। तो अब कहने के लिए तो बहुत सारे यज्ञ है। बल्कि के बाद क्या बोले भाई, तो कहाँ ध्यान रहता है आप लोग का? बल्कि के बाद क्या बोले? अब क्लास के बाद आप वहां पर जा करके देख करके लिख लीजिएगा। अब हमको लगता है कि नोट देना पड़ेगा। समझ गए? ये सब समझे, अजीबो गरीब स्थिति है। इतना आप लोग लिख लेते हैं नो?
आप लोग को दिक्कत होता है। ऑनलाइन विद्यार्थी कॉन्सेंट्रेट रहबे नहीं करता है, फिर बाद में बोलता बल्कि के बाद क्या बोले, किंतु के बाद क्या बोले। चलिए सुनिए, आगे आइए, यहां पे आइए ना महाराज। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ राजा के द्वारा करवाया जाता था। राजा अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर घोड़ा छोड़ देता था। घोड़ा, अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा। राजा अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर अश्व यानी घोड़ा छोड़ देता था, और वह घोड़ा जहां तक चले जाता था वहां तक उस राजा का राज्य माना जाता था। तो राजा अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर जो घोड़ा छोड़ता था, वो घोड़ा जहां तक चले जाता था वहां तक उस राजा का राज्य माना जाता था, वहां तक उस राजा का जो है राज्य माना जाता था। ठीक है। इसके बाद जो है आपको वाजपेयी यज्ञ, राजा अपने आप को शक्तिशाली दिखाने हेतु, बलशाली दिखाने हेतु कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत बलशाली हैं, इसको लेकर राजा एक यज्ञ करता था। उसी को वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था, उसी को वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। यानी राजा जो शक्ति प्रदर्शन करता था उसी को वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। फिर सोत्रामणि यज्ञ, राजा अपने कुल देवी देवता, हर किसी का अपना कुल देवी देवता होता है, तो राजा अपने कुल देवी देवता को खुश करने के लिए पशु की बलि देता था, सूरा की बलि देता था, पशु की बलि देता था, सूरा यानी शराब की बलि देता था, शराब की बलि देता था। किसी किसी देवी देवता को जो है नशीला पदार्थ चढ़ता है, समझ गए, नशीला पदार्थ चढ़ता है। जैसे कि गांव घर में भगता सब होता है, गांव घर में भगता सब होता है ना, वो जो खेलता है उसको जो भी कहा जाए, हाँ जो भी खेलता है, समझ गए, तो उस टाइम में आप देखेंगे वो गांजा पीता है ना। कभी देखे हैं ये सब चीज? नहीं देखे हैं महाराज, देखे होंगे आप लोग, समझ गए। और कुछ देवी देवता को देखते होंगे दूध चढ़ता होगा, समझ गए, जब भक्ता खेलता है उसके बाद वो दूध पीता है। तो हर देवी देवता को जो है अलग अलग चीज चढ़ता है। तो वैसे ही जिस राजा के कुल देवी देवता को नशीला पेय पदार्थ चढ़ता था तो वो अपना सूरा यानी शराब चढ़ाता था, पशु की बलि दे देता था। तो सोत्रामणि यज्ञ वैसा यज्ञ जिसमें अपने कुल देवी देवता को खुश करने के लिए जो है शराब यानी सूरा और पशु की बलि दी जाती थी, उसी को सोत्रामणि यज्ञ कहा जाता था। फिर आपको अग्निष्टोम यज्ञ, राजा का मतलब होता था पापी, और इसलिए हर कालखंड के राजा पापी ही हुए हैं, अच्छे नहीं हुए हैं, ये सत्य बात है। इसलिए राजा का बहुत सारे राजा आपको इतिहास में पढ़ने को मिल जाएगा जिसका अपना कोई संतान नहीं, उनके पास बीबी की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान अपना एक भी नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं जो है पाप करता था, कहीं ना कहीं पाप करता था। तो अब पाप करता था तो राजा के पास तो सब चीज था। अब उस पाप से मुक्ति को लेकर कि पाप से हमें मुक्ति मिले और हमारा द्वार जो है नरक की बजाय स्वर्ग की ओर खुल जाए, नरक की बजाय स्वर्ग की ओर खुल जाए। अगर आप पाप करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है नरक में आपको जगह मिलेगा, नरक में जगह मिलेगा। तो अब राजा जो कि इतना धनवान, इतना संपत्ति वाला, सब चीज उसके पास था, तो वो जो है पंडित से पूछता था कि हम फलना फलना पाप किए हैं, बताइए क्या करे कि हमारा दरवाजा स्वर्ग की ओर खुल जाए। तो राजा जो पाप करता था उस पाप के विनाश और मृत्यु के बाद वे स्वर्गवासी हो, इसको लेकर जो यज्ञ करवाया जाता था उसी को अग्निष्टोम यज्ञ कहा गया, उसी को अग्निष्टोम यज्ञ कहा गया। फिर आपको पुरुषमेघ यज्ञ, राजा अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने हेतु, राजा अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने हेतु कि हमारा इतना ज्यादा राजनीतिक वर्चस्व है, हमारा इतना ज्यादा जो है राजनीतिक वर्चस्व है कि हम अपने साम्राज्य के सबसे सुंदर, सबसे विद्वान, सबसे पढ़े लिखे लोगों का बलि तक दे सकते हैं। मतलब लोग हमको कितना मानते हैं। राजा यानी अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए क्या करता था जानते हैं? राजा अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए अपने राज्य के सबसे स्वस्थ,
सबसे सुंदर, सबसे विद्वान मानव की बलि देता था, सबसे विद्वान मानव की बलि देता था। और यह दे करके दिखाता था कि देखिए सबसे स्वस्थ है, सबसे सुंदर है, सबसे विद्वान है, हम उसका बलि दे रहे हैं। मतलब हमारा इतना अधिक राजनीतिक वर्चस्व है कि विद्वान लोग भी हमारी बात को मान रहा है। तो मतलब अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए राजा इस प्रकार का यज्ञ किया करते थे और यज्ञ करके उस व्यक्ति की बलि दे दिया करते थे। समझ गए? तो ये तमाम प्रकार के यज्ञ हैं। कभी कताल जो है, समझ गए, तो कभी कताल जो है आपको इस प्रकार का यज्ञ जो है, यज्ञ से संबंधित प्रश्न जो है कभी कताल आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और जब पूछा जाता है ना, तो एक यज्ञ के विषय में नहीं पूछा जाता है, बल्कि कूट में क्वेश्चन दिया जाता है और मिलान करने के लिए आपको दिया जाता है मिलाइए। तो टोटल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी इस प्रकार के प्रश्न को आप बना पाएंगे। एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं। राजा के राज्याभिषेक हेतु जो यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ। राजा अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर जो यज्ञ करता था, अश्वमेध यज्ञ। राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करने को लेकर जो यज्ञ करता था, वाजपेयी यज्ञ। राजा सूरा और बलि, पशु बलि जिस यज्ञ के माध्यम से देता था, उसे श्रोत्रामणि यज्ञ। राजा अपने द्वारा किए गए पाप को नष्ट करने और अपना मार्ग स्वर्ग की ओर खोलने को लेकर जो यज्ञ करता था, अग्निष्टोम यज्ञ। राजा अपने राजनीतिक वर्चस्व को दिखाने के लिए अपने राज्य के जो सबसे स्वस्थ, सबसे विद्वान, सबसे सुंदर मानव होता था, उसकी जो बलि देता था, उसे पुरुषमेघ यज्ञ, उसे पुरुषमेघ यज्ञ। तो नीचे से लिखिएगा, अब नीचे से लिखिएगा। कॉलर ठीक ना है? क्या हुआ है? अरे कैसनो है, क्या दिक्कत? सुबह में आते हैं, रात में एक बार जाते हैं, तो पता नहीं चलता है बीच में मुंह ठीक है कि कान ठीक है। लिखिए, पढ़िए ना महाराज, पढ़ने ना आए हैं कि मेरा कॉलर देखने आए। कॉलर में क्या दिक्कत है? वो लिखिए, लिखिए। राजा सूरा, सूरा का मतलब शराब, बोले तो सूरा का मतलब शराब, शराब, शराब। राजा, राजा नहीं, पॉइंट में नहीं, लिखिए जैसे लिखा रहे हैं, स्टार मार के लिखिए। हाँ, जैसे भी लिखना है लिखिए। लिखिए अगला पॉइंट। राजा, राजा सिर्फ राजा ही ना लिखे, काट दीजिए उसे, काटिए। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के यज्ञों का, उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के यज्ञों का, पंखा चला दीजिए जी। उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के यज्ञों का प्रचलन, कई प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हो चला था। जैसे एक नंबर में, जैसे एक नंबर में राजसूय यज्ञ, जैसे एक नंबर में राजसूय यज्ञ डैश देकर, जैसे एक नंबर में राजसूय यज्ञ, जैसे एक नंबर में राजसूय यज्ञ, जैसे एक नंबर में राजसूय यज्ञ डैश देकर, डैश देकर। राज्याभिषेक को लेकर होने वाले यज्ञ, राज्याभिषेक को लेकर होने वाले यज्ञ, राज्याभिषेक को लेकर होने वाला 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 यज्ञ। दो नंबर में अश्वमेध यज्ञ, दो नंबर में अश्वमेध यज्ञ। राजा अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर, 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 राजा अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर जो अपना घोड़ा छोड़ देता था,
जो अपना घोड़ा छोड़ देता था, जो अपना घोड़ा छोड़ देता था, छोड़ देता था, कौमा, वह घोड़ा जहां तक की भूमि को, वह घोड़ा जहां तक की भूमि को, वह घोड़ा जहां तक की भूमि को, वह घोड़ा जहां तक की भूमि को माप देता था, वह घोड़ा जहां तक की भूमि को माप देता था, वह घोड़ा जहां तक की भूमि को माप देता था, वहां तक, वहां तक संबंधित राजा का राज्य माना जाता था, वहां तक संबंधित राजा का राज्य माना जाता था, वहां तक संबंधित राजा का राज्य माना जाता था, वहां तक संबंधित राजा का राज्य माना जाता था, वहां तक संबंधित राजा का राज्य माना जाता था, संबंधित राजा का राज्य माना जाता था। अब 3 नंबर में वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। राजा 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 अपना शक्ति प्रदर्शन, राजा अपना शक्ति प्रदर्शन, राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करने हेतु जो यज्ञ करता था, 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 उसे 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 वाजपेयी यज्ञ कहा गया है, उसे वाजपेयी यज्ञ कहा गया है, उसे वाजपेयी यज्ञ कहा गया है। आगे सोत्रामणि यज्ञ, आगे सोत्रामणि यज्ञ, सोत्रामणि यज्ञ, सोत्रामणि यज्ञ, सोत्रामणि यज्ञ, सोत्रामणि यज्ञ, सोत्रामणि यज्ञ लिखिएगा। वह यज्ञ जिसके द्वारा वह यज्ञ जिसके द्वारा वह यज्ञ जिसके द्वारा पशु 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 की बलि, पशु की बलि और सूरा की आहुति। भगवान राम जो है घोड़ा ही न छोड़े थे जी। एक लड़का लिख रहा है गधा छोड़े थे, वही घोड़ा को न लव और कुछ रोक लिया था, तो फिर जाकर के जो है युद्ध हुआ था, समझ गए। भगवान राम तक को जाना पड़ा था, समझ गए। हाँ, बचपन में देखे हैं, थोड़ा बहुत याद है। बलि और सूरा की आहुति, वह यज्ञ जिसके द्वारा पशु की बलि और सूरा की आहुति दी जाती थी, सूरा की आहुति दी जाती थी, उसे सोत्रामणि यज्ञ कहा गया, उसे सोत्रामणि यज्ञ कहा गया। आगे अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, यहां पे लिखा हुआ है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ डैश देकर राजा अपने द्वारा किए गए पाप, राजा अपने द्वारा किए गए पाप, राजा अपने द्वारा किए गए पाप को धोने,
राजा अपने द्वारा किए गए पाप को धोने तथा 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 स्वयं का मार्ग स्वर्ग की ओर खोलने हेतु तथा स्वयं का मार्ग तथा स्वयं का मार्ग स्वर्ग तथा स्वयं का मार्ग स्वर्ग की ओर तथा स्वयं का मार्ग स्वर्ग की ओर खोलने हेतु जो यज्ञ करते थे उसे ही अग्निष्टोम यज्ञ कहा गया। 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 फिर से तो सुन लीजिए, अग्निष्टोम यज्ञ हेडिंग मारिए अनीश कुमार जी, डैश देकर। राजा अपने द्वारा किए गए पापों को धोने, राजा अपने द्वारा किए गए पापों को धोने तथा स्वयं का मार्ग स्वर्ग की ओर खोलने हेतु जो यज्ञ करते थे तथा स्वयं का मार्ग खोलने हेतु जो तथा स्वयं का मार्ग स्वर्ग की ओर खोलने हेतु तथा स्वयं का मार्ग स्वर्ग की ओर खोलने हेतु जो यज्ञ करते थे उसी को अग्निष्टोम यज्ञ कहा गया। आगे पुरुष मेघ यज्ञ, आगे हेडिंग मारिए पुरुष मेघ यज्ञ, आगे हेडिंग मारिए पुरुष मेघ यज्ञ। राजा अपना राजनीतिक वर्चस्व, राजा अपना राजनीतिक वर्चस्व, राजा अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने हेतु राजा अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने हेतु अपने राज्य के सबसे विद्वान और स्वस्थ पुरुष की, अपने राज्य के सबसे विद्वान और स्वस्थ पुरुष का जो बलि, स्वस्थ पुरुष का जो बलि दिया करता था स्वस्थ पुरुष का जो बलि दिया करता था उसे ही पुरुष मेघ यज्ञ कहा गया। उसे ही पुरुष मेघ यज्ञ कहा गया। लाइट कट गया। उसे ही पुरुष मेघ यज्ञ कहा गया। आ जाएगा 1 मिनट में। उसे ही पुरुष मेघ यज्ञ कहा गया। उसे ही पुरुष मेघ यज्ञ कहा गया। चलिए, हो गया। अब आगे हेडिंग मारिएगा, राजनीतिक हो गया, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था देखिए, ध्यान से सुनिएगा आप। चलिए ध्यान से सुनिएगा आप। आर्थिक व्यवस्था देखिए, आर्थिक व्यवस्था में क्या देखना होता है हो, मतलब
इनकम का स्रोत क्या था? इनकम का स्रोत किस प्रकार के उद्योग धंधा प्रचलन में थे? इनकम का स्रोत क्या था और किस प्रकार के उद्योग धंधा प्रचलन में थे? ठीक है, तो अब पिछले क्लास में भी हम आपको यह बात बताए थे, उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय, प्राथमिक पेशा, मुख्य व्यवसाय या प्राथमिक पेशा कृषि हो गया था। क्या हो गया था? कृषि, कृषि हो गया था। और उत्तर वैदिक काल में, कृषि अच्छे ढंग से होने लगे। पहले के तुलना में कृषि अच्छे ढंग से होने लगे और कृषि के अंतर्गत अधिशेष उत्पादन होने लगे। जितनी जरूरत थी उससे अधिक उत्पादन होने लगा, जितनी जरूरत थी उससे अधिक उत्पादन होने लगा। कृषि के अंतर्गत क्या क्या करना होता है? देखिए, सबसे पहले खेत की जुताई होती है, फिर खेत में बुआई होती है, फिर जो है सिंचाई होती है, फिर जब फसल पकता है तो कटाई होती है, और फिर आपको मढ़ाई होती है। जो दाना निकाला जाता है उसको मढ़ाई कहा जाता है। तो बुआई, कटाई, मराई, सिंचाई, सिंचाई नहीं होगा, सिंचाई तो बुआई सब में ही आ जाता है, बुआई सब में ही आ जाता है सिंचाई। तो अब समझिएगा कि जो खेत की बुआई होती थी, कटाई होती थी, इन सभी चीजों की चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा और सबसे प्रमाणिक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है। यजुर्वेद के ऊपर जो है आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही कृषि संबंधी बुआई, कटाई, मड़ाई, हर प्रकार की चर्चा आपको देखने को मिलती है। अब किसान अधिशेष उत्पादन करने लगे, और जब किसान अधिशेष उत्पादन करने लगे तो फिर वे व्यापार भी उन फसलों का करने लगे। और जब वे उन फसलों का व्यापार करने लगे, जब वे उन फसलों का व्यापार करने लगे तो व्यापार करने के क्रम में व्यापार वही प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय निष्क और शतमान, इस समय निष्क और शतमान व्यापार में प्रयोग में लाए जाते थे। मतलब निष्क और शतमान एक प्रकार से उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई बन गई थी। निष्क और शतमान क्या था? तो जो सोने के आभूषण होते थे, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण, सोने के आभूषण को ही निष्क और शतमान कहा जाता था। निष्क और शतमान, ऋग्वेदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क और शतमान कहा जाता था। वही निष्क और शतमान उत्तर वैदिक काल में व्यापार हेतु मुद्रा की इकाई हो गई। उत्तर वैदिक काल में व्यापार हेतु मुद्रा की इकाई हो गई। उत्तर वैदिक काल के लोग विकसित मृदभांड उद्योग से परिचित थे। विकसित मृदभांड उद्योग, मृदभांड का मतलब आप सभी लोग समझते हैं। मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। विकसित मृदभांड उद्योग से परिचित थे। और उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांड से परिचित थे। लाल रंग का मृदभांड, काले रंग का मृदभांड, लाल और काले मिश्रित रंग का मृदभांड, यानी वैसा मृदभांड जिसमें लाल और काला दोनों रंग का प्रयोग किया जाता था। फिर चित्रित धूसर मृदभांड। चारों प्रकार के मृदभांड से जिस कालखंड के लोग सबसे पहले परिचित हुए हैं वह उत्तर वैदिक काल है, वह उत्तर वैदिक काल है। तो इस समय मृदभांड उद्योग भी अपने सबसे विकसित अवस्था में जो है देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चर्चा जो है आपको किए हैं। लिखिए अब,
लिखिएगा आर्थिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। कृषि से संबंधित चारों प्रक्रिया बुआई, शांत रहिए ना आप लोग, शांत रहिएगा तभी ना बोलेंगे। बुआई, कटाई, बुआई के बाद जो है बुआई, जुताई, कटाई, मराई। बुआई, जुताई, कटाई, मराई। कृषि से संबंधित चारों प्रक्रिया बुआई, जुताई, कटाई, मराई की चर्चा कटाई अरे कहाँ चल रहा है, हम थोड़े नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। हो गया, लाइव हो गया, आ जाइए, लिखिए। लिखिएगा मराई की चर्चा मिलती है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिएगा उत्तर वैदिक काल के लोग, अगला पॉइंट स्टार मार के, अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा उत्तर वैदिक काल के लोग उत्तर वैदिक काल के लोग उत्तर वैदिक काल के लोग विकसित मृदभांड उद्योग से विकसित मृदभांड उद्योग से विकसित मृदभांड उद्योग से परिचित थे।
उत्तर वैदिक काल के लोग विकसित मृदभांड उद्योग से परिचित थे। इस समय के लोग 4 प्रकार के मृदभांड इस समय के लोग 4 प्रकार के मृदभांड इस समय के लोग 4 प्रकार के मृदभांड से परिचित थे। एक नंबर में लाल रंग का मृदभांड, एक नंबर में लाल रंग का मृदभांड, एक नंबर में लाल रंग का मृदभांड, 2 नंबर में काले रंग का मृदभांड, 2 नंबर में काले रंग का मृदभांड, 3 नंबर में अरे कुछ नहीं छूटा है ऑनलाइन वाला, क्या छूटा है? कुछ नहीं छूटा है। जहां पर लिखाए थे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है कृषि से संबंधित कटाई, जुताई, बुआई, भाई छोड़िए, क्लास बंद कीजिए, बंद कीजिए क्लास, जा रहे हैं अब, अगले क्लास में आइएगा ऐसे ही।